स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आसान लगती है और कुछ लोगों को मुश्किल भी लगती है। तो मुश्किल सिर्फ उनको लगती होगी जिनको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो मेनली आप पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं काफ़ी बोरिंग रही होंगी और डायरेक्टली क्वेश्चंस बस सॉल्व हैं, बहुत सारे गलतियां भी हैं उसमें। लेकिन अभी इस बार जो हम लोग अपडेट कर रहे हैं प्लेलिस्ट, तो उसमें हर एक वीडियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आपको पता है ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये आपका वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड और डाउनवर्ड नेगेटिव साइड। और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जाती है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। अच्छा, दोनों 0,0 से शुरू होते हुए हैं। तो अपवर्ड अगर बढ़ रहा है ना, तो वो कौन सा है? वाई पॉजिटिव है। और अगर वही हॉरिजॉन्टली राइट हैंड साइड की बात करें, सॉरी, हाँ, राइट हैंड साइड की बात करें तो ये जो है आपका पॉजिटिव। ठीक, फिर वैसे ही अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे तो वैल्यूज निगेटिव, जस्ट लाइक ये इंटीजर ही तो है ना। और वैसे ही डाउनवर्ड अगर आएंगे तो भी निगेटिव। अब किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर लिखना होता है, जैसे ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कितना है? सबसे पहले लिखेंगे 3, उसके बाद किसकी वैल्यू लिखते हैं? 1 की। पहले x की वैल्यू फिर y की। x क्या होता है? x होता है आपका एब्सिसा और y क्या होता है? आपका ऑर्डिनेट। और इसको कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका सिस्टम है इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका नाम क्या है इस सिस्टम का? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये किसके नाम पे रखा गया है? रेने डिस्कार्टिस, पता नहीं क्या नाम है इनका, इनके ही नाम पे इसको रखा गया है। अब आप देख रहे हो कि ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। हर एक कितने एंगल का है? 90 डिग्री का है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसीलिए इसको बारी बारी से इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। तो एक कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कुछ चीजें 9th क्लास में भी आपने पढ़ी होंगी। देखो, सबसे पहले x की वैल्यू लिखे जो कि पॉजिटिव है, फिर y की भी वैल्यू देखे वो भी पॉजिटिव है। तो इसमें दोनों वैल्यूज कैसी होती है? पॉजिटिव। इसमें x की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, y की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। इसमें x की भी वैल्यू निगेटिव और y की भी वैल्यू निगेटिव होती है। और इसमें x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहती है और y की वैल्यू निगेटिव रहती है। ठीक है, तो ये स्मॉल इंट्रोडक्शन था, ये हम लोगों ने इसके बारे में देखा। ठीक है, तो इसी को पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे ये देखें कि किस तरह से जो है डिवीजन होता है लाइन का, और जिस पॉइंट पे डिवीजन होता है उस कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं डिवीजन के बारे में। देखो भाई, ये एक लाइन है ए बी और यहां P से डिवाइड हो गई किस रेशियो में? 2:3 में। तो A का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा, B का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा, और ये रेशियो जिसको M1 लेते हैं और ये रेशियो जिसको M2 लेते हैं। तो AP:PB, तो ये जो पॉइंट है P इसको 2:3 में डिवाइड कर रही है, इसका भी तो अपना खुद का कोऑर्डिनेट होगा। इसे तीनों में हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करने वाले हैं इस रेशियो के साथ। यानी कोई लाइन है उसको P डिवाइड किया 2:3 रेशियो में, तो वो लाइन जो है आपका A और B कुछ कोऑर्डिनेट्स वो रखती होगी। तो P जहां से वो डिवाइड हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, या बाकी किसी दो का पता रहे तो तीसरे का कैसे पता चलेगा अगर रेशियो भी गिवन है तो ये एक्चुअली में फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला तो बुक में देख लोगे, लेकिन एक्चुअली डिराइव कैसे हुआ वो देखते हैं। चलिए, यहां पे हम एक काम करते हैं कि कलर पहले चेंज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप इन दो ट्रायंगल्स को, बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, ठीक है।
चलो इन दो ट्रायंगल्स की बात की है तो इसको पहले हटा दो। इन दो ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे, तो इन दो ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे तो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं, आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल, ओके, तो जो एंगल यहां पे बन रही है वही एंगल यहां पे भी बनेगी। तो यहां पे देखोगे कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे है, बिल्कुल सिमिलर है। और दो ट्रायंगल्स यानी किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए के पी की, और ए के पी के बाद हम बीपीटी की बात कर रहे हैं, एंड ट्रायंगल बीपीटी। ये दो ट्रायंगल्स के हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आपस में सिमिलर हैं तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको रेशियो फाइंड करना है, किस रेशियो में ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। m1 और m2 ये रेशियो ले लिया, तो m1 अपॉन में m2 जो रेशियो हुआ वो एक्चुअली में किसके इक्वल हुआ। भाई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाती हैं, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सारे साइड्स जो होते हैं प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि AP अपॉन में PB इज इक्वल टू AK अपॉन में PT इज इक्वल टू PK अपॉन में BT। ठीक है, सारे साइड्स, इन दो ट्रायंगल्स के सारे साइड्स हम लोगों ने कैसे लिख दिए, प्रोपोर्शन में लिख दिए। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर मैंने क्या लिखा है x1 y1, ठीक है, यहां पे x2 y2 और यहां पे सिर्फ xy है, सिर्फ और सिर्फ कैसा है xy, जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया हुआ है। ठीक, तो यही चीज मैंने वहां पे मेंशन की है। रेशियो नहीं पता है, रेशियो का पता भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहां पर अगर तुम देखो तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू एक्चुअली में x1 की है, यहां पे वैल्यू है x की, यहां पे वैल्यू है किसकी, x2 की। अब यहां पे देखो कि जो AK की वैल्यू है, AK किसके इक्वल है, LM के इक्वल है। यहाँ परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे हर जगह पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था। ठीक, तो यहाँ पे AK की वैल्यू LM के इक्वल है। मैं यहाँ लिख रहा हूं AK इज इक्वल टू LM। LM की वैल्यू कैसे निकालोगे, L से लेके M तक, तो पहले O से लेके M तक और फिर उसके बाद O से लेके L तक माइनस कर दोगे। यानी कि हम क्या करेंगे, OM में OL माइनस करेंगे। भाई OM की वैल्यू क्या है, O से लेके M तक, यहां पे जो पॉइंट रहा होता तो वो क्या रहता, X, ओके, और OL की वैल्यू कहां तक है, X1। तो ये आ गया तुम्हारे पास किसकी वैल्यू, AK की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तुम्हारे पास AK की वैल्यू आ गई, तो अब तुमको किसकी वैल्यू निकालनी है, PT की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालोगे, PT की। PT की वैल्यू एक्चुअली में क्या होगी, PT की वैल्यू एक्चुअली में होगी MN। अब MN के लिए ये रहा PT और यहां पे MN, तो MN के लिए सबसे पहले तो चले जाएंगे N तक, ठीक, ON तक। पहले मैं यहां लिख दूं कि भाई दूसरा वैल्यू मैं PT निकालने जा रहा हूं और PT इक्वल है MN के, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और MN इक्वल है ON, और ON में से माइनस किसका करना होगा, OM को माइनस करना होगा। ठीक है, OM को, ये तो ये वैल्यू निकलेगी X से लेके X2 तक की, ON माइनस OM, यानी कि हमको माइनस करना होगा किसको, X2 में से माइनस करना होगा X को। ये दो वैल्यूज आ गई। अरे AKPT आ गई, और M1 M2 AKPT एक दूसरे के इक्वल है क्या, तो M1 अपॉन में M2 इज इक्वल टू AK की वैल्यू कितनी आ गई, और वही PA PB की भी रेशियो है, दिख तो रहा है ना, इज इक्वल टू AKPT कितना हो गया आपका, AK अपॉन में PT इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x। ये आ गई आपके पास वैल्यू। अब जब ये वैल्यू आ गई और यही किसके इक्वल है,
यही रेशियो तो एपी पीवी के इक्वल है, एपी अपॉन में पीवी के इक्वल है। चलो अब क्या कर देंगे, m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। ये वैल्यू हमको मिल गई। अब ये वैल्यू जब हमको मिल गई तो रुको, पहले मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, ठीक है भाई, तुम भी जाओ। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो मिली तो तुम देखो कुछ ऐसा है क्या जो कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे m1 x2, यहाँ पे क्या है प्लस m2 x1 इज इक्वल टू m2 x प्लस m1 x। क्या कर देंगे, यहां से x कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 आ गया, और यहां क्या आया, यहां आया m1 x2 प्लस m2 x1 आ गया, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। यानी x की वैल्यू क्या आएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। और यहां पे सिमिलरली, यहां पे आप सिमिलरली क्या कर सकते हो, सिमिलरली तुम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो किसके, यहां पे सिमिलरली y के लिए भी तुम फॉर्मूला यहां पे डिराइव कर सकते हो। ठीक है, पॉज करके जूम करके देख लेना आप, ठीक है। और मैं अगर अभी नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे मेथड से तुम्हें समझा रहा हूं, y के लिए चलो निकाल कर देखते हैं हम इसे, किसके लिए, y के लिए। उसके बाद सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आओ चलो y के लिए भी देखते हैं, अगर x से नहीं समझ में आया तो फिर y से देख लेते हैं। चलो अभी y के लिए देखेंगे, ठीक है। तो y के लिए अगर देखना होगा तो आप देखो कि इस साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ था, चलो एक ये लाइन है, एक ये लाइन, दोनों आपस में ट्रेंगल्स कैसे थे, एक दूसरे से सिमिलर हो गए थे 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे, तो एंगल करेस्पॉन्डिंग यहां भी 90 फॉर्म हो रहा है, यहां भी 90 फॉर्म हो रहा है, तो दोनों के दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए थे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, अरे सॉरी सिमिलर हो गए थे, सिमिलरिटी तक हम थे यहाँ पे। और सिमिलरिटी तक थे तो हमने लिखा था कि भाई जो एपी अपॉन में पीबी जिसका रेशियो हमको पता करना है, ये एक लाइन हो गई इज इक्वल टू एके अपॉन में पीटी इज इक्वल टू पीके अपॉन में बीटी। इस बार किसको चूज करने वाले हैं, पीके और बीटी को, किसको चूज कर रहे हैं, पीके और बीटी को चूज कर रहे हैं। ये रहा और ये रहा। चलो यहां से परपेंडिकुलर इधर लाइन गिराओ, ठीक है, इधर पे ऐसे लाइन गिरा दिया, ऐसे ऐसे लाइन गिरा दो। जैसे ही तुमने यहां पे लाइन ड्रॉ की, यहां पे क्या था y1, यहां क्या है बेटा y1, यहां क्या है सिर्फ y, यहां क्या है y2, यही चीज थी बस। अब यहां पे जैसे ही तुमको pk की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, pk की, pk की वैल्यू क्या तुम्हें नहीं लग रही है कि नीचे से ओरिजिन से कहां तक जाना है, y तक, y माइनस y1, क्या लेना है y माइनस y1। पीके की वैल्यू आपने ले ली, पीके के बाद किसकी वैल्यू लेने जा रहे हैं, बीटी की वैल्यू लेने जा रहे हैं। जैसे ही मैं बीटी की वैल्यू लेने गया, बीटी की वैल्यू यहां पे मुझे मिल रही है, यानी नीचे ओरिजिन से लेके पूरा y तक जाएंगे, है ना, और ये y2 तक, यानी y2 माइनस y करेंगे, क्या करेंगे, y2 माइनस y करेंगे। एपी अपॉन पीबी यही तो हमारा डिजायर्ड रेशियो है। तो हमारा डिजायर्ड रेशियो जो हुआ वो किसके इक्वल हो गया, वो एपीपीबी इक्वल हुआ किसके,
पीके बीटी के इक्वल हुआ और पीके की वैल्यू y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई। बस कर दो इन दोनों को मल्टीप्लाई, m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई कर दिया तो आ गया m1y2 माइनस m1y इज इक्वल टू m2y माइनस m2y1 आ गया। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। चलो कोई नहीं, इस बार थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं, क्या करेंगे इस साइड m1y2 m1y2 और m2y1 इधर बुला लो तो प्लस का m2y1 इज इक्वल टू m2y और प्लस में ये माइनस वाला m1y उधर आ जाएगा m1y। तो यहां पे हुआ तुम्हारा m1y2 प्लस m2y1 इज इक्वल टू y कॉमन m2 प्लस m1 और यही चला जाएगा इधर डिनोमिनेटर में m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y। ये तुम्हारा y के लिए डेराइव हो गया और सेम पैटर्न तुम्हारा किसके लिए था, x के लिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब यहां पे क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग इतना। अरे मिडिल पॉइंट की तो हमने बात ही नहीं की, अभी मिडिल पॉइंट की हमने बात नहीं की। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, मिडिल पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर यहां पे A है, यहां B है, P ने डिवाइड कर दिया M1 और M2 के रेशियो में इस तरह से कि ये मिड पॉइंट है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल, यानी M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 1। ये एक एक हिस्सा हो गया ना, बिल्कुल आधा आधा डिवाइड हो गया ये। तो जैसे ही x इज इक्वल टू M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन में हम M1 प्लस M2 लिखते हैं, वैसे ही M2 की जगह पे भी 1, M1 की जगह पे भी 1, इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1 पुट करना होगा और 1 से वैल्यू मल्टीप्लाई होने पे सेम रह जाती है, यानी x1 प्लस x2 और 1 प्लस 1 2 हो गया। सिमिलरली y के लिए भी फॉर्मूला क्या देखा, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। जहां जहां ये है वहां वहां क्या पुट करो 1, तो y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 1 प्लस 1 2। तो मिड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला हो गया अगर मिड पॉइंट रहेगा तो, वरना कोई रेशियो दी होगी 2:3 3:4 तो इस तरह से लिखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट आ गए हम लोग वापस से। चलो डायग्राम भी देखना है क्या, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मिडिल पॉइंट पता करना है आपको। मान लो मिडिल पॉइंट है, ये कोई A है, ये कोई B है, इसका कोऑर्डिनेट है 5, -1, इसका है कितना 1, 4 और पता करना है मिडिल वाला ये x, y, x कॉमा है ये y। अच्छा ये क्या है x1 y1 देखा है ना अभी, x2 y2 है। कैसे निकालोगे, अभी मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखा ना, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अभी देखो कितना क्लियर तुमको सब कुछ दिख रहा है सामने, बस पुट करो वैल्यूज। x की वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी है 5 और x2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 2, x की वैल्यू 6/2 इज इक्वल टू 3। लो आ गया भाई 3, तो यहां पे x की वैल्यू लिख दो कि 3 आ गया। y की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जल्दी से y1 देखिए -1, फिर प्लस y2 की वैल्यू देखिए 4 है। ओके तो कितना आ जाएगा ये -1 और इधर में आपका 4 है, तो ये आ जाएगा अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू 3/2। कितना आ जा रहा है आपका, y के वैल्यू 3/2 आ जा रहा है, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इजीली आपने सॉल्व कर दिया। इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, सारे सॉल्व करेंगे।
अब कुछ लोग कहेंगे एग्जाम्पल देख के, एग्जाम्पल में ध्यान देना, एग्जाम्पल में 1,4 दिया है लेकिन कैलकुलेट करते समय यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूं तो यहाँ पे वैल्यू -1 + 9 अपॉन में 2 यानी कि 8 अपॉन में 2 = 4 आ जाएगी। यानी इसकी वैल्यू चेंज होके 3, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल जो बुक में है उसमें यहाँ पे मिस्टेक है ना। 4 लिया है क्वेश्चन में और सॉल्यूशन में 9 लिखा है उसने, वो देख लेना तुम। पहला एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल देखते हैं अभी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि डिवाइड कर देगा लाइन को, जो ज्वाइन करती है पॉइंट 8, 9 और -7, 4 इंटरनली इन द रेशियो। बार बार डायग्राम की जरूरत नहीं है। देखो एक्चुअली में तुमसे पूछ क्या रहा है, ये ए है ये बी है, ये पी का ही कोऑर्डिनेट पूछ रहा है जो 2:3 में इसको डिवाइड करके रख दी है। अब तुम्हें पता है कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और यहाँ पे xy लेना है। ठीक, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहीं पे लिख देते हैं कि ये x1 है ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x और y की। फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो बार बार मैं लिखता चल रहा हूं, आप भी लिखना ताकि आपको याद हो जाए। x = m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2। वहीं y की वैल्यू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2। m2 यानी कि वैल्यू है कितनी, 3। ये भी देखो ना, ये कौन है, m1 और ये कौन है, m2। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा 3 प्लस का साइन दिया और यहां लिखा 2। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 8 लिख दिया। फिर उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया। वहीं इधर आते हैं, m2 यानी कि 3 और प्लस का साइन देके लिख दिया 2। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या होगा, y1 और y2 वैल्यू रखेंगे। y1 की वैल्यू कितनी है, 9 और y2 की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन में इन दोनों का प्लस m1 और m2। 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, बात तो एक ही है। 3 8 जा 24, ये -14 आ रहा है तो इसको बार बार कई बार लिखने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, थोड़ा अपना टाइम बचाते हैं। और टाइम बचाते हैं तो 2 7 जा 14, तो माइनस का 14 अपॉन में 5 लिखना पड़ेगा। और वहीं यहाँ पे 27 प्लस 8 अपॉन में 5 लिखना पड़ेगा। y दोनों का दोनों पॉजिटिव है तो ये कितना आएगा, 14, तो 10/5 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये तो 2 आ गया। 27 और 8 कितना होता है, 35 अपॉन में 5, ये कितना आ गया, 7। यानी कि x, y ये कोऑर्डिनेट पता करने थे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, और नहीं समझ में आ रही, इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो डेप्थ में समझाने के लायक है, फॉर्मूला बेस्ड है। आप दोबारा से वीडियो देखना, है ना, 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और मेरी नहीं समझ में आ रही कहीं और देख लेना। कन्वर्स प्रॉब्लम टू फाइंड द रेशियो। अब यहां पे देखो दे रहा है ना कन्वर्स प्रॉब्लम, कन्वर्स प्रॉब्लम के लिए बुक में दिया हुआ है k:1 का रेशियो लेने के लिए। ठीक, हम नहीं लेंगे, हम रेशियो वैसे ही लेके रखेंगे m1 अपॉन में m2, ऐसे ही रेशियो लेंगे जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा वैसा ही। ये दोनों ही मेथड सेम है, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन k:1 कभी कभी कंफ्यूज करता है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की मैंने, और उस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन भी हम पुट करेंगे ए बी, और यहाँ पे कोई भी पी ले लो, कुछ भी ले लो। फाइंड द रेशियो। इस बार मेरे को क्या नहीं पता है, रेशियो नहीं पता है। विच द पॉइंट 2,1, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2,1, ये 2,1 क्या कर रही है, डिवाइड द ज्वाइनिंग, किसकी ज्वाइनिंग, 1,-2 की ज्वाइन किसके साथ, 4,7 के साथ। किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, 2:1, ये कैलकुलेट करके आपको बताना है। x1 y1
एक्स वाई x2 y2। ओके, बस जो कुछ है जैसा है वैसा ही लिखिए। सबसे पहले x के लिए पता है क्या लिखना है ना, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा, किसी एक से भी रेशियो निकल जाएगा, दो की जरूरत भी नहीं पड़ती है। किसी एक से या तो x को लेके या तो y को लेके रेशियो निकल जाएगा, तो सिर्फ एक ही लिखते हैं, इसे से निकल जाएगा। x की वैल्यू देखिए 2 है, m2 मेरे को नहीं पता, x1 की वैल्यू देखिए 1 है, m1 की वैल्यू नहीं पता, x2 की वैल्यू मुझे पता उधर दिख रही है 4 है। अपॉन में क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2। तो इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये m1 m2 क्या आ गया, ट्वाइस m1 प्लस ट्वाइस m2 इज इक्वल टू m2 प्लस 4m1। चलो एक एक किनारे करें इन सबों को, तो हो जाओ भाई तुम एक किनारे। यहां पे मैं देख रहा हूं 4m1, तो माइनस में ले आता हूं 2m1, और इधर मैं देख रहा हूं 2m2, तो माइनस में ले आता हूं किसको, m2 को। तो m2 इज इक्वल टू 2m1, यानी m1 के नीचे अगर m2 रखना पड़ेगा तो यहां 1 और 2 यहां नीचे रखना पड़ेगा। आ गई ना रेशियो 1:2। क्या आंसर आया मेरा, 1:2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, फाइंड द रेशियोज in which the axis divide the line joining the point -2,5 and 1,-9। किसकी बात कर रहा है, एक्सिस की बात कर रहा है। तो कोई भी एक्सिस ले सकते हैं हम, एक्स एक्सिस लेंगे तो y0, y एक्सिस लेंगे तो x0। तो हम ये मानते हैं कि चलो ये लाइन डिवाइड हो रही है किसकी वजह से, ये लाइन है आपका AB, और यहाँ पे P डिवाइड कर रहा है, और P कोई और नहीं कौन है, एक्स एक्सिस है। ठीक, ये डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, x,0। एम आई राइट और नॉट। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, आप भी यही कहोगे। अच्छा, ये लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -2,5। अच्छा एक मिनट, मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, ये लाइन ज्वाइनिंग, तो ये क्या है, x1 y1, ये क्या है, x2 y2। तो ये यहां पे जो a है -2,5, ये x1 y1, और यहाँ पे जो दूसरा है 1,-9, यही है आपका x2 y2, और ये है x और y। y की वैल्यू दिख रही है कितना है, 0 है। तो y की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक, यहां पे मेरे को पता है x एक्सिस काट रहा है, मैंने ये अज्यूम किया है। भाई एक्सिस के लिए लिखा नहीं है ना, तो x से निकालो y से निकालो, देखना दोनों में तुमको सिमिलर ही दिखाई देगा। तो हम x से कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखना है हमको, y के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2 लिख दिया। y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू m2, मेरे को नहीं पता, y1 कितना है 5, प्लस m1 मेरे को नहीं पता, y2 कितना है -9, अपॉन में m1 प्लस m2। भैया इनका क्या होगा, ये m1 m2 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगे, और यहां 0 इक्वल टू 5m2 -9m1। तो 9m1 इज इक्वल टू 5m2। तो m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 9, यानी रेशियो कितना आ गया, 5:9। कितना आसान सा था, ठीक है, कितना ही आसान सा था या नहीं था। ओके, चलो रेशियो चेंज हो जाएगी जब हम किससे लेंगे, y से लेंगे, क्योंकि फिर x की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो सिमिलरली आप x के लिए करके देखना, मैं बता दे रहा हूं, अगर यही यहां पे x हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 0,y। और आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि क्या ही आंसर आएगा, करो कुछ खुद से। नेक्स्ट है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। कैसे फाइंड करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए ये सामने कौन जा रहा है भाई, ये
मीडियन जा रही है। अब ये जो मीडियन है ये पास करेगी किससे, सेंट्रॉइड से पास करेगी, और ये इसको क्या करता है, ये 2:, सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये डिवाइडेड है 2:1 में, ये 2 रेशियो, ये 1 रेशियो, यानी इसको हम लिख सकते हैं m1 और इसको लिख सकते हैं हम m2। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी तक तो यार हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम इतना जानते हैं कि एक लाइन में होता तो हम पता कर लेते, लेकिन यहां पे ये एक लाइन में तो है नहीं। अगर d की वैल्यू पहले पता कर ले तो हम इन तीनों को एक लाइन में ले सकते हैं। d की वैल्यू पता चल जाए तो इसको एक लाइन में ले सकते हैं, और एक लाइन में ले लेंगे तो फिर वही वाले m2x1 और m1x2 के साथ निकाल लेंगे। चलो करते हैं इसको। अच्छा, d क्या है, d मीडियन है, तो यानी कि d क्या है, मिड पॉइंट है। देखो हर एक चीज लिखना जरूरी नहीं है, कुछ बातें मैं आपको बता भी रहा हूं, ऑलरेडी आप उन बातों को जानते हैं, ठीक है। तो यहां कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आए हम लोग। ये d क्या है, मिड पॉइंट है, तो d अगर मिड पॉइंट है तो d का x क्या होगा, x2 प्लस x3 अपॉन में 2, और d का y क्या होगा, y होगा y2 प्लस y3 अपॉन में 2। ठीक है, दो पॉइंट्स, तो दोनों का सम अपॉन में 2, y2 y3 का सम अपॉन में 2, ये x और y, ये d का कोऑर्डिनेट आ गया। अब d का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, तो आप सब कुछ ऐसे भूल जाइए। यहां पे लिखिए a, यहां पे लिखिए आप अपना g जो सेंट्रॉइड है, यहां पे m1 की वैल्यू लिखिए 2, यहां पे आप m2 की वैल्यू लिखिए 1, और यहां आप लिखिए d जो कि x, y है, कॉमा है ये, और g जो कि आपका g पता नहीं कौन सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, g मतलब उसको भी ले ही लेंगे कुछ अभी, लेकिन उससे पहले ये a कितना है, x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पे g को कुछ ले लेते हैं भाई, नहीं लेंगे तो दिक्कत होगा ना, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये तीनों तो हो ही चुका है, तो अभी इसको कुछ और ले लेते हैं, a और b ले लेते हैं। चलो क्या ले लिया हमने, a और b ले लिया, उससे मतलब नहीं अभी, हाँ a और b, हाँ इसी से मतलब है भाई, a और b से। अब जब m1 पता, m2 पता, x1 y1 x2 y2 पता, ठीक है, एक तरह से ये कौन है, x2 y2 ही तो है, तो हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे। अगर हमको a की वैल्यू लिखनी होगी, a किसकी जगह पे रखा हुआ है, x की जगह पे, तो हमको पता है कि m2 में x1 का मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है m2 में, m2 में x1 का मल्टीप्लाई होता है, और m1 में x2 का मल्टीप्लाई होता है, और m1 में x2 का, x2 की जगह पे कौन पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है यहां पे, अपॉन में m1 प्लस m2 लिखते हैं हम लोग। तो a इज इक्वल टू, अब m2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, m2 की एक्चुअल वैल्यू 1 है, x1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x1 ही लिखा हुआ है, लेकिन m1 की जगह पे 2 लिखा हुआ है, और x2 की जगह पे क्या है, ये x, और इस x की वैल्यू क्या है, x2 प्लस x3 अपॉन में 2, क्या लिखेंगे, इनटू x2 प्लस x3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे रेशियो लिखना है, m1 प्लस m2, क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1, क्या आ गया, a का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। कितना इजी था, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखो। अगर मुझे b निकालना है, क्या निकालना है, b निकालना है, तो सबसे पहले m2 में y1 का मल्टीप्लाई, m2 में y1 का मल्टीप्लाई, प्लस m2 में y1, तो m1 में y2 का, m1 में y2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक, ये रहा आपका, ओके। अपॉन में क्या लिखना होता है, m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है, ये सिर्फ मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया, लेकिन एक्चुअल में यहां m2 की जगह पे 1 है, y1 की जगह पे y1 ही है, ठीक,
लेकिन जैसे ही हम M2 का रेशियो 2 लिखते हैं, M2 का रेशियो 2 लिखते हैं और Y2 देखने आते हैं तो Y2 हमको यहां दिखता है और इस Y की वैल्यू यहां दिख रही है। क्या दिख रहा है? Y2 प्लस Y3 अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 2 M1 M2 की वैल्यू 2 से अगेन 2 कैंसिल, तो B की वैल्यू भी Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 अपॉन में 3 और ये 1 2 3 यहाँ पे दिया ही हुआ है। हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए था ना, कोई और नाम ले लेना चाहिए था। यहाँ पे अगर हम जो एक्स वाई लिखे हैं इसकी जगह पे अगर हमको पी क्यू ले लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, यहाँ ए बी, तो शायद इतनी कंफ्यूजन नहीं होती। तो तुम यहाँ पे पी क्यू भी लिख सकते हो, एक्स की जगह पे पी, इसकी जगह पे क्यू, तो भी तुम्हारा यही आएगा। इसी तरह से निकलता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि भाई अगर तीन कोऑर्डिनेट आपको पता है, आप तीनों को सम करके 3 से डिवाइड नहीं करना है, मतलब जिस रेशियो से हो रहा है नहीं 3 से डिवाइड करना है, सॉरी 3 से ही डिवाइड करेंगे सिर्फ, है ना। x1 x2 x3 को भी 3 से और y1 y2 y3 को भी 3 से। और ये और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा? अभी आगे क्वेश्चन में। चलो, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंटर। क्या डायग्राम बनाना यार? x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस तीन कोऑर्डिनेट दिए हैं, तीनों का नाम लिख दिया हमने। तो यहां पे क्या लिखेंगे भाई? कोऑर्डिनेट किसका निकालना है? सेंट्रॉइड का। तो x कैसे निकलेगा? x1 x2 x3 को ऐड करके 3 से डिवाइड करने पे निकलेगा। अच्छा, y का कैसे निकलेगा? तो y का निकलेगा ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 करने से। चलो वैल्यूज लिखते हैं, 3 -7 प्लस 10। अब कहोगे माइनस क्यों लिख दिया भाई? प्लस माइनस माइनस ही होते हैं, 3 प्लस -7 तो प्लस माइनस। अरे लो भाई, क्या ही बताऊं, मैं लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इधर भी क्या हो जाएगा? -5 प्लस 4 तो सही है, और फिर प्लस -2 अपॉन में 3। चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। 10 3 13 में से 7 गया, 6 अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा, ये कितना आया? 5 to 7 माइनस कितना हो रहा है? 4, कितना आ गया भाई? -3 अपॉन में 3 कितना आ गया? -1। यानी x, y की वैल्यू क्या आ गई सेंट्रॉइड के लिए? 2, -1 आ गया। ओके, ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 5 जो प्रूफ किया उस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट इतना। सबसे पहले देखो, ट्राइसेक्शन बाइसेक्शन, बाइसेक्शन बहुत आसान है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन हिस्से में वो पॉइंट कटा है। तो चलो लेते हैं ए और बी और यहां ले लेते हैं पी और क्यू। तीन हिस्से में ये पॉइंट कटा है। पहला वाला है 1,2, दूसरा वाला है आपका 11,9। आपको कोऑर्डिनेट पता करना है पी का, फिर उसके बाद क्यू का। फॉर्मूला जैसा है वैसे ही रहने देना, नेमिंग थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं बता रहा हूं कैसे। ट्राइसेक्शन है तो एग्जाम्पल में भी एक तरीका दिया हुआ है, एक मैं भी आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेंगे उसको, फिर x1 y1 ये ले लिया, x2 y2। सबसे पहले p कैलकुलेट करते हैं x y लेके, ठीक है। p क्या ले लेते हैं? x और y। x और y से क्या निकलेगी? p की वैल्यू। x का मतलब m2 के साथ x1 रहेगा, m1 के साथ x2 रहेगा, और नीचे दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। आसान है। वहीं y के लिए क्या होगा? m2 के साथ y1 रहेगा, m1 के साथ y2 रहेगा, और नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे। अरे सर, आपने रेशियो तो बताया ही नहीं। देखो, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ट्राइसेक्शन तीन इक्वल हिस्से में डिवाइड हो गए। पॉइंट P की बात हो रही है, तो यहां से यहां तक कितना हिस्सा हुआ? एक हिस्सा हुआ। ये M1 है, कितना आया? 1। और यहां से यहां तक कितना हिस्सा हुआ? 2 हिस्सा हुआ। यानी M2 कितना आया? 2, है ना। 1:2 के रेशियो में P पे डिवाइड हो रहा है भाई। P के बाद 2 हिस्से, P से पहले एक हिस्सा। वैल्यूज पुट करो भाई। M2 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू 1,
प्लस m1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 11 अपॉन में दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना आ गया 13 अपॉन में 3। ये x की वैल्यू आ गई। लो भैया एक वैल्यू तुम्हें यहां आ गई 13 अपॉन में 3 हो गया। चलो इसके बाद इधर भी देख लेते हैं y m2 की वैल्यू 2 y1 की वैल्यू 2 प्लस m1 की वैल्यू 1 y2 की वैल्यू उधर 9 अपॉन में m1 प्लस m2 कितना आ गया 4 प्लस 9 अपॉन में 3। ओ ये भी आ गया 13/3 13/3 13/3 ये आ गया। अभी क्या है कि Q मिड पॉइंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Q मिड पॉइंट है ना P और B का। क्या लिखेंगे? सिंस Q इज नाउ मिड पॉइंट ऑफ P एंड B, है ना? P एंड B नहीं, P भी लिखते हैं ना, लाइन का मिड पॉइंट होता है ना यहाँ पे ऑफ PB। तो Q की वैल्यू कैसे आ जाएगी? देखो Q के लिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 यानी 13/3 प्लस कितना हो जाएगा ये x की वैल्यू प्लस आपका 11 अपॉन में 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद वही y के लिए क्या हो जाएगा 13/3 यानी y1 प्लस y2 यानी कि 9 अपॉन में 3। कितना कुछ आ जाएगा 13 प्लस 33 अपॉन में 2 3 जा 6, है ना? 3 नीचे आ जाएगा 3 2 जा 6 y इक्वल टू 3 9 जा 27 13 प्लस 27 अपॉन में 3 3 जा 9। कितना आया ये भाई 46 अपॉन में 6 और ये कितना आया 40 अपॉन में कितना आ जाएगा 330 10 40 अपॉन में 9 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 23/3 और ये y 13/3 प्लस 9 3 9 जो 27 13 अपॉन में 3 नहीं 2 ना होना चाहिए था यहाँ पे। ओके यहीं पे मिस्टेक है बस थोड़ी सी डिनोमिनेटर में। यहाँ पे मुझे क्या लिखना था मिड पॉइंट के लिए 2 लिखना था, मैंने 3 लिख दिया था गलती से। 3 2 जा 6 तो 40/6 इक्वल टू 20/3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए 23/3 और क्या आ गया 20/3 ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट। और क्या कर सकते थे या फिर इस फॉर्मूले में लगा लेते। इस फॉर्मूले में कैसे लगाते ऐसे लिखते यहाँ पे लिखते a यहाँ पे b p निकल चुका था q निकालना था तो इस बार m1 कितना हो जाता m1 हो जाता 2 हिस्से और p q भी कितना हो जाता 1 हिस्सा यानी कि m2 इस बार 1 हो जाता। और q का निकालना था तुम्हें, इसका तो पता ही था 1,2 और इसका भी पता था 11,9। इसको ले लेते xy। ठीक है तो या तो ऐसे निकाल सकते थे या फिर हमने उसको क्या ले लिया मिड पॉइंट ले लिया तो मिड पॉइंट से कैलकुलेट कर लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो डिवाइड करता है ज्वाइनिंग किसका a का और b का। a और b को डिवाइड करने वाली लाइन कौन है यहाँ पॉइंट कौन है यहाँ पे p m, 6। तो भाई ये क्या है x1 y1 ये क्या है x2 y2 और ये क्या है xy। आपको क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ m भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको रेशियो बोला है, रेशियो के लिए मैंने बोला ना x और y दोनों में से कोई एक काफी है। तो यहाँ पे कौन सा ले लो y ले लो। आपको पता है कि y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी y की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास m2 m2 का कितना है मालूम नहीं है ना, रेशियो ही तो नहीं मालूम है। अरे हाँ रेशियो तो ही नहीं मालूम है ना, तो ऐसे ही m लिखा हुआ है, हम तो m1 m2 के चक्कर में आया ना भाई। y1 कहाँ है 3 प्लस m1 नहीं पता y2 कितना है 8 ओके अपॉन में m1 प्लस m2। ये y की वैल्यू तो दी हुई थी ना, कितनी थी ये y की वैल्यू भी नेक्स्ट
प्लेस पे लिख देनी थी। कितना था ये 6 था। तो 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू 3m2 प्लस 8m1, ये हो गया। अब कौन कितना ज्यादा है किधर, उसको उधर ही बुलाओ। तो 6m2 ज्यादा है, 3m2 कम था, आ जाओ भाई इधर। 8m1 ज्यादा है, 6m1 आ जाओ भाई इधर। यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 3m2, यहाँ पे आ गया 2m1, यानी कि m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, m की। m एक्चुअली में किसकी जगह पे दिया है, x की जगह पे, यानी m इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करो। m1 की कितनी है, देखो भाई m1 की 3 है, 3 लिखा, प्लस इसकी कितनी है 2 है। अब ब्रैकेट में किसकी वैल्यू जानी चाहिए, x2 x1 की, x2 यानी 2 जानी चाहिए, x1 यानी कि -4 जानी चाहिए, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 2 होना चाहिए। 6 माइनस 8 अपॉन में 5, कितना आ रहा -2/5, यही आ गई m की वैल्यू। बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2a, 4 एंड इतना इज इतना। मिड पॉइंट ये दिया हुआ है, यानी ये क्या है, x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये मिड पॉइंट x और y है। ठीक है, डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है, मिड पॉइंट बताना है। मिड पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी, कि ये मिड पॉइंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो देखो मिड पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होती है, x1 प्लस x2/2। y की वैल्यू क्या होती है, y2 प्लस y1 अपॉन में 2, या y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे 1। x1 की वैल्यू क्या दी हुई है भाई, 2a दिया है, और x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, वहीं पे -2 है, ऐसे अपॉन में 2। y को भी पहले अरेंज कर लो, y की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2a प्लस 1, y2 प्लस y1। तो y1 और y2, 4 यहां दिया हुआ है, 3 भी यहां दिया हुआ है, तो 4 प्लस 3b अपॉन में कितना होगा 2, मिड पॉइंट है। तो पहले इधर से क्या निकलेगा, a की वैल्यू है ना, 2 1 जा 2 इक्वल टू 2a माइनस 2। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4/2 इक्वल टू कितना आ गया 2। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। अब a की वैल्यू 2 आ गई, तो पहले तो इधर मल्टीप्लाई भी कर देना था, 4a प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 3b। तो 4 इंटू 2 की वैल्यू प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 3b। 8 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 3b। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 3b। तो 3b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/3 इज इक्वल टू 2। 2 टाइम्स में कट कर देगा, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, a और b की वैल्यू निकालनी थी हमें, a और b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट a इन द पॉइंट p इतना। अब देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन है नहीं। देखो ये यहाँ पे a है, और a का पॉइंट कितना है 7, -4। अब यहाँ कोई पॉइंट p है जो है 3, -1। अब रिफ्लेक्शन करवाएंगे, तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है बताओ। ये b मान लो रिफ्लेक्शन है, या फिर रिफ्लेक्शन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, डैश लगा देते हैं ना, a डैश, ये ऐसे है। तो अब a का रिफ्लेक्शन p से कहां जाएगा, a डैश, यानी जितनी यहां पे लेंथ होगी उतनी ही यहां पे लेंथ होगी कि नहीं होगी बताओ। यहां पे चलो इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, x2 y2। यहाँ वैल्यू किसकी दी हुई है, x y की, और ये क्या हो गया x1 y1। अब देखो ये कैसा डायग्राम प्रतीत हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है, जैसे पहले ही ऑलरेडी हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हैं वैसा ही। अब x की वैल्यू है ना, ऐसा ही ना रिफ्लेक्शन होता है भाई, a का रिफ्लेक्शन p से, तो a से p जितना रहेगा उतना ही p डैश a रहेगा, p से उतना ही दूर a डैश होगा।
तो यानी ये लेंथ इक्वल, यानी P क्या कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। और ये कहां पे रिफ्लेक्शन हुआ वही पता करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 लगाएंगे। x की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास पता है कि 3 है और x1 की 7 है, x2 की निकालनी है। 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 7 प्लस x2। x2 की वैल्यू 7 नहीं माइनस का 1 आएगी यहाँ पे, है ना, -7 प्लस 6, तो x2 इज इक्वल टू -1। x2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। y की वैल्यू देखो -1 ऑलरेडी है, y1 की वैल्यू -4 है प्लस y2 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू -4 प्लस y2, तो 4 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू y2, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 2 2 आ गई। यानी कि ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया तुम्हारा, -1, 2 हो गया। ओके, चलो तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इफ द पॉइंट्स A, B and C and D are the vertices of a parallelogram, find the values of A and B। ये क्वेश्चन कैसा होगा, ये सब टाइप का क्वेश्चन देता भी है एग्जाम में, कोई मुश्किल थोड़ी है। A, B, C, D, एक ना एक बार आपको पूरी किताब पढ़नी है। आप पूरी किताब लाइन बाय लाइन पढ़िए, फिर आप देखो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप सोचो कि बहुत शॉर्टकट में पढ़ लें, 15 मिनट में सारा चैप्टर फिनिश हो जाए, है ना, सारे कॉन्सेप्ट समझ लें और एक क्वेश्चन भी हम ना लगाएं, तो ऐसे बच्चे ही लास्ट में नहीं कर पाते। वो जो 15 मिनट 10 मिनट वाले हैं वो रिवीजन के लिए है, वो उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ रखा है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जो बच्चे पूरे साल ना पढ़ें और डायरेक्टली शॉर्ट वीडियोस पे चले जाएं तो वो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा, क्या मैं सही कह रहा हूं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, है ना? क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को डायरेक्टली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो लेट दे बाइसेक्ट एट O, और O का ले लिया हमने पॉइंट x, y ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने x, y ले लिया, यहां पे पॉइंट, ओके, तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अरे नाम रखने में क्या जाता है ना, आखिर करना तो दोनों तरफ से है ना, इधर इधर से। तो यहां से हम देखें, है ना, AOC के लिए, फॉर AOC लाइन के लिए जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखो अभी पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। x की वैल्यू, ये मिड पॉइंट है ना, x की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यानी a प्लस 2 अपॉन में 2, a प्लस 2 अपॉन में 2। ये एक बात हुई। फिर उसके बाद इसके लिए क्या हो जाएगा, y की वैल्यू, y इज इक्वल टू -11 प्लस 15, -11 प्लस 15 अपॉन में 2। क्या लगा रहे हैं, मिड पॉइंट लगा रहे हैं। क्या कुछ लगा रहे हैं, मिड पॉइंट। यहां से आ गया मेरे पास y की वैल्यू, यही निकल रही है, 4/2 इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू मेरे पास क्लियरली आ गई 2। अभी हम यहाँ पे पॉज करेंगे। पॉज क्यों करेंगे, क्योंकि अब लाइन देखेंगे BOD, स्ट्रेट लाइन जो BOD है, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, यहां लिख सकते हैं लाइन BOD के लिए। जैसे ही मैं यहां लाइन देख रहा हूं BOD, O क्या है, मिड पॉइंट है,
मिड पॉइंट है, इसका मतलब x4 x3 मिला के क्या आएगा अपॉन में 2 इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 प्लस 5 अपॉन में 2 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2 इक्वल टू 3 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 3 आई है पुट कर दो यहाँ पे, x की वैल्यू क्या कर दो यहाँ पे 3 पुट कर दो, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं 3 पुट कर रहा हूँ इक्वल टू a प्लस 2 अपॉन में 2। 6 इज इक्वल टू a प्लस 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, क्या अभी भी b निकला, b नहीं निकला, लेकिन a निकल गया, a की वैल्यू 4 आ रही है। अच्छा तो b भी निकल जाएगा, क्यों इतना परेशान होना है। अच्छा x के लिए हो गया, y के लिए दिखाओ। y के लिए, इस y के लिए वैल्यू क्या होगी 1 प्लस बी अपॉन में 2, 1 प्लस बी अपॉन में 2, यानी y3 प्लस y4 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू कहीं है क्या, यहां दिख तो रही है 2 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे एरो बना दे रहे हैं डबल, यानी दूसरी बार हो रहा है। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन में 2, 2 टू ज़ा 4 इक्वल टू 1 प्लस बी, बी इज इक्वल टू 4 माइनस 1, बी इज इक्वल टू 3। तो क्या कुछ आ गया, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है भाई, इसके लिए भी मिड पॉइंट सेम ही है, इसके लिए भी मिड पॉइंट सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1 2 0 1 एंड 2 1, फाइंड इट्स सेंट्रॉइड। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, अभी x1 x2 x3 ले लेते तो गलती हो जाता है ना। एकदम बड़ा सा ट्रायंगल मैं यहां पे ले रहा हूं, यहां पे एक मिड पॉइंट, यहां पे दूसरा मिड पॉइंट, यहां पे तीसरा मिड पॉइंट। एक मिड पॉइंट है आपका, लगातार ही होंगे, जब भी होंगे तो 1, 2, 0, -1, और फिर उसके बाद थर्ड वाला कितना हो जाएगा 2, -1। ओके, इस तरह से 1, 2, 0, -1 और 2, -1। ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। ओके, ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2 और ये क्या है x3 y3। पता क्या करना है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पता करने के लिए x1 x2 x3 y3 ये सब पता होना चाहिए। चलो, सारा कुछ जो भी मैं लिख रहा हूं वो सब सॉल्यूशन का पार्ट ही है। ये जो 1 दिख रहा है तुमको, ये जो 1 दिख रहा है, क्या ये x1 प्लस x2 अपॉन में 2 नहीं है। 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये जो y दिख रहा है, y2 जो दिख रहा है, तो ये जो 2 है ये इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल बताओ। इसीलिए मैंने इतना इसको जो है ओपन में लिखा है। ये जो आपका 2 है, एक्चुअल में ये 2 है क्या, मिड पॉइंट है ना, तो x1 प्लस x3 अपॉन में 2 आया, तो 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन में 2। वही -1, तो -1 किसके इक्वल हो रहा है, y1 प्लस y3 अपॉन में 2 के। वही ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, 0 इक्वल है किसके, x2 प्लस x3 अपॉन में 2 के। और ये -1 किसके इक्वल है, -1 इक्वल है y2 प्लस y3 अपॉन में 2 के इक्वल है। ये चीजें समझ में आई कि नहीं, देखो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इसलिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2 सारी जगह पे लिख दिया। सारी इक्वेशन को एक एक साथ लिखो, सारा x के लिए अलग, y के लिए अलग। जैसे ही x के लिए लिखते हैं 2 1 जा 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। चलो फिर दूसरा x के लिए लिखते हैं, यहाँ पे 3 0 जा 0, x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, x2 प्लस x3। फिर तीसरा वाला यहां लिख रहा हूं मैं, यहाँ क्या लिखा है 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 4
इज इक्वल टू x1 प्लस x3। क्या लिखेंगे, देखो ये 1 2 3, क्या लिख दो यहाँ पे, एडिंग 1 2 3। क्या मिलेगा इनको ऐड करने से, 4 to 6 मिलेगा, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3। इसकी जगह पे क्या दिख रहा है मुझे, दिख रहा है हमको कि दो दो बार सब आ रहे हैं, यानी 6 इज इक्वल टू ट्वाइस x1 प्लस ट्वाइस x2 प्लस ट्वाइस x3 मिल रहा है। तो यानी कि 6 इज इक्वल टू ट्वाइस x1 प्लस x2 प्लस x3। तो 6/2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। 2 1 जा 2 3 जा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये जब 3 आ गया आपके पास, वो भी x1 x2 x3, तो इसमें से इक्वेशन 1 माइनस करो 4 में से, ठीक है। तो 4 में से -1 करो। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, या फिर ना समझो तो ही डायरेक्टली बता देते हैं। जैसे 4 है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख दिया, माइनस में x1 x2 माइनस x1 तो माइनस x2। ये 3 है और उसकी वैल्यू कितनी थी, 2। इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 2। तो यानी कि यहां से x1 कट गया, x2 कट गया, x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई अभी। फिर उसके बाद 4 माइनस 2 करो, 4 माइनस 2 करो, x2 x3 कटेगा, क्या कटेगा, x2 x3 x2 x3 x2 x3 कट जाएगा। ध्यान से देखना, दिख रहा है ना, यही वाली वैल्यू कटेगी, x2 x3 के साथ कट जाएगी, और x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। चलो वैसे ही थर्ड वाला करो, थर्ड वाला, यानी कि आप क्या करेंगे, 4 माइनस 3, फोर्थ यहां दिख रहा है, थर्ड यहां दिख रहा है। जैसे ही माइनस करेंगे तो x1 और x3 गायब होगा, वैल्यू मिलेगी किसकी, x2 की। x2 की वैल्यू मिलेगी, x1 और x3 गायब हो रहे हैं। लेकिन यहां पे भी 3 माइनस 4, तो वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, -1। x2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी मिली मेरे पास, -1 मिल गई। बस इसी तरीके से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसी तरीके से, बिल्कुल। तो चलो y की भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो करते हैं। 2 2 जा 4 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। फिर उसके बाद दूसरा वाला 2 1 जा 2 -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y3। फिर इसके बाद थर्ड वाला 2 1 जा 2 -2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। सबको ऐड करेंगे, 2 2 4 0 आ गया, किसका, इसका। 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इस पार्ट के लिए, वरना तुम 5 6 7 8 ले लेना, ठीक है। जैसे ही हम फोर्थ में से माइनस करेंगे फर्स्ट वाला, फोर्थ इसमें से फर्स्ट वाला, y1 y2 गायब, y1 y2 गायब, वैल्यू मिली y3 की, और y3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 नहीं 0 -4, कितना मिलेगा, -4। y3 की वैल्यू कहीं पे है भाई, -4। फिर उसके बाद जैसे ही हम फोर्थ वाले को माइनस करेंगे सेकेंड वाले से, तो फोर्थ वाले को y1 y3 गायब, y1 y3 गायब, वैल्यू मिली किसकी, y2 की। और कितनी मिली, ये 0 है, 0 माइनस -2, तो यानी पॉजिटिव का 2 मिल गया। y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चलो भाई तुम भी मिल गए। अब एक और बचा है, 4 में से थर्ड को माइनस करना है। तो y2 y3 खत्म, y1 की वैल्यू मिलेगी, y1 की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, 0 है -2 है,
है ना, पहले 0 लिखेंगे फिर माइनस माइनस 2 तो +2 यानी 2 आ जाएगी। y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आंसर आ गया। अभी तुमको क्या निकालना था, सेंट्रॉइड निकालना था ना। तो सेंट्रॉइड के लिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 कॉमा y के लिए y1 यानी 2 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ये कितना आएगा, -1 +1 गया 3/3 कॉमा 0/3 कितना आ जा रहा है 1,0। यही आ जाएगा तुम्हारा सेंट्रॉइड, है ना। ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 अपॉन में 3। तो ये आपने फाइंड कर लिया इसका जो है सेंट्रॉइड। चलो आई होप अब जो है आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसमें जो शॉर्टकट हुआ है, अब एक्सप्लेनेशन हो गया, आपको बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल सॉल्व हो गए। अब एक्सरसाइज में एंटर करेंगे तो हम लोग सब कुछ अच्छे से करेंगे, लेकिन कोई नहीं, अभी हमको लगता है कि एक्सरसाइज में ये एक और क्वेश्चन रह गया है। चलो कोई नहीं, इसको भी करते हैं जल्दी से। इन द एडजॉइनिंग फिगर P एंड Q हैव कोऑर्डिनेट 4,6। ये 4,6 कोऑर्डिनेट है एंड 0,3 Q का कोऑर्डिनेट है रिस्पेक्टिवली। कोऑर्डिनेट ऑफ R, R का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकालना है हमको। तो R का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको क्या पता होना जरूरी है, रेशियो पता होना जरूरी है। यहां तो रेशियो भी नहीं दिया है, तो हम R से लेके O तक को क्या ले लें, X ले लें। ओके, अच्छा यहां से यहां तक क्या वैल्यू है, कोई बता सकता है क्या। ये एक्चुअली में ओरिजिन है, ओरिजिन से इस साइड कितना गए हैं, तो ऊपर देखो ना 4 गए हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। ओके गॉट इट। चलो अभी एक और चीज देखो कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये छोटा वाला, और फिर ये जो ट्रायंगल है पूरा बड़ा वाला, ये देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करेस्पॉन्डिंग हो रहा है ना, दोनों परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और ये एंगल जो है कॉमन है दो के दोनों के अंदर। ठीक, तो ट्रायंगल कौन सा, आर ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल किसके, आर ओ क्यू लिए ना, तो आर ए पी के, कौन से एक्सियम से, एंगल एक्सियम से। देखो यार कंफ्यूज एकदम नहीं होना, ठीक है। ये है और ये 90, ये भी परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दिया। अच्छा एक और खास बात, ये x है तो ये इसकी वैल्यू कितनी हुई, x+4 हुई। अरे एक और चीज पता होनी चाहिए, पता है क्या, ये y है ना, तो y से ऊंचाई कितना छू रहा है 3। ये y कितने हाइट पे है, ये देखो 6, इसकी लेंथ कितनी है 6 है। देखो होगी कि नहीं 3 और ये 6 जैसे ये 4। ओके चलो, तो देयरफॉर ओ क्यू छोटे वाले का अपॉन में बड़े वाले ट्रायंगल यानी कि ए पी इज इक्वल टू छोटे वाले का आर ओ अपॉन में आर। ओ क्यू की वैल्यू क्या है भाई 3 है, एपी की वैल्यू क्या है, एपी नहीं, हाँ एपी की वैल्यू क्या है 6, आर ओ की वैल्यू क्या है x, आर ए की वैल्यू क्या है, आर ए की वैल्यू क्या है x+4। 3 1 जा 3 2 जा, तो x+4 इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2x - x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और ये जो x की वैल्यू 4 आई है ना एक्चुअली में यहां है, तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -4, निगेटिव साइड है ना, कहाँ है ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड, इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। तो r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मालूम है -4,0, x एक्सिस पे y0 y लगा दिया, ये आ गया ना, बस काम खत्म। चलो और कुछ बताना है क्या, हाँ इसका सेकेंड पार्ट भी है।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी क्यू, वापस से आओ इसमें। ओके चलो कोई नहीं, इसके बाद का है ये रहा ओ ए पी क्यू, सब तो पता है। एक्चुअली में ये क्या है, पैरेललोग्राम। ओ क्यू एंड ए पी आर perpendiculars, therefore OAPQ is a trapezium, सॉरी पैरेललोग्राम ने ट्रेपेजियम है, ये लाइंस पैरेलल है, ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। तो therefore एरिया OAPQ is equal to half sum of parallel sides, है ना, into height। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन से हैं, ओ क्यू प्लस ए पी, और हाइट क्या हो रही है, ओ ए। तो हाफ ओ क्यू का मतलब कितना है, 3 इन सॉरी प्लस करेंगे ना पहले, तो प्लस 6 इनटू ओ ए का कितना वैल्यू है, 4, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया, 9 इंटू 2 इक्वल टू 18। ठीक है, अब जिसमें भी आंसर दिया हो देख सकते हो तुम सेंटीमीटर में है, ऐसे तो एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, तो वही सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, ये आ गई इसकी एरिया। चलो ये इसके बाद आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।